Good morning. Welcome students to our next video lecture of cell, the unit of life of 11th science. In the last or previous lecture we have discussed about the cell, overview of the cell, and in the most previous lecture we have discussed about the cell theory and the research of the cell. Now we are moving to the main topic, the type of cell, which we have already considered in the previous lecture, that the two type of cell, prokaryotic and eukaryotic cell. If the cell is not well developed, so it will be considered as a prokaryotic, and if the nucleus is well developed and all organelles are absent, so it will be considered as a eukaryotic cell. So we are moving to the first our basic cell structure, so it will be considered as a prokaryotic. So already we have discussed that the pro means the primitive, okay, and karyon means nucleus. तो चलो यहाँ पे हमने ऑलरेडी बोल दिया था लास्ट लेक्चर में कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस, इसका मतलब हमें कंसीडर करना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट है। ओके, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे एब्सेंट है तो वो हो जाता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल। तो ऐसी कैटेगरी जो होती थी उसमें हमने कंसीडर किया है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऑलमोस्ट। ओके, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास न्यूक्लियस भी वेल डेवलप नहीं है। तो ऐसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें एग्जांपल कौन से आ जाएंगे? तो हमारा मोस्ट बेसिक कैटेगरी जिसको हम लोग बोलते हैं मोनेरा, या फिर हम बोल सकते हैं उसको बैक्टीरियल ग्रुप। चलो उसके बाद अगर दूसरी बात करें तो BGA, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन अलगी, या फिर इसके लिए दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया, या फिर इसको बोल सकते हैं और भी तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ओके, चलो उसके बाद और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो एक है माइकोप्लाज्मा। ऐसा बोल सकता है कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट सेल की बात हो तो वो होता है माइकोप्लाज्मा। थोड़ी एक्सेप्शनल डिस्कशन हम बाद में करेंगे इसकी। और एक होता है PPLO। अब PPLO क्या है तो उसका फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, यहाँ पे PPLO का फुल फॉर्म क्या है आपको याद रखना है कि प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या हुआ कि ये चारों सेल का जो एग्जांपल बोला वो कौन सा है? यूनिसेल्युलर, और ये क्या है? प्रोकैरियोटिक कैटेगरी के एग्जांपल है। एक चीज और याद रखना यहाँ पे कि कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स, मोर रैपिडली डिवीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसका मतलब क्या होगा कि यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने पहले भी बोल दिया है कि ये कॉम्प्लेक्स है, और हमारा जो यूनिसेल्युलर की बात करते हैं तो ये क्या है हमारा सिंपल स्ट्रक्चर। अगर सिंपल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि सेल डिवीजन रैपिड हो सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम बोलते हैं कि सेल डिवीजन क्या होने वाला है? कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक फास्ट होने वाला है। सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है क्या कि मोर रैपिड डिवीजन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर आएगा। ओके, फिर बात आती है कि इसमें शेप में वेरिएबिलिटी है, मतलब कि प्रोकैरियोटिक या फिर इन चारों में से कोई भी नाम ले लो, इन सब में शेप में आपको वेरिएबिलिटी मिलेगी। बट हम ज्यादातर ये सारे शेप किसके लिए कंसीडर करते हैं? तो बैक्टीरिया के लिए। तो बैक्टीरिया में कौन से शेप की कैटेगरी होती है? तो टोटल 4 टाइप की कैटेगरी है यहाँ पे। एक होता है कोकाई, ओके, फिर आता है बैसिलाई, ओके, उसके बाद आता है विब्रियो, और आता है स्पाइरलम। चलो बात करते हैं कोकाई, बैसिलाई, विब्रियो और स्पाइरलम टाइप्स की। तो कोकाई में हिंट दे दो पहले से कि कोकाई में O आता है, तो याद रखना कि ओवल या फिर राउंड या फिर स्फीयर से। ओके, कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हो उसके लिए। बैसिलाई में आपको क्या याद रखना है? तो इसमें से देखो कि ज्यादातर सिंगल स्टैक लाइक स्ट्रक्चर ज्यादा L है या I है, इसका मतलब होता है आपको याद रखना है रोड शेप के स्ट्रक्चर। तो कुछ इस टाइप के आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है।
तो ये हो गया फोकाई का स्ट्रक्चर, ये हो गया रोड का। विब्रियो और बात करनी है स्पाइरम। विब्रियो को हम लोग बोल सकते हैं जनरली कोमासिक। कोमासिक की बात करें तो कुछ आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। ओके, फिर बात आती है स्पाइरलम, मतलब कि स्पाइरल। चलो मैं स्पाइरल की बात करता हूं तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इस टाइप का आपको कैटेगरी स्पाइरल मिलेगा। मतलब कि अगर पूछे कि बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक या मोनेरा किसी के भी शेप की वेरिएबिलिटी कितना टाइप के हो सकती है, तो हम लोग बोलेंगे 4। फोकाई पूछे तो ओवल, राउंड या स्फेयर, कोई भी वर्ड होगा। बेसिलर पूछे तो लॉन्ग स्टॉक लाइक रहता है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे रोड से। विब्रियो में याद रखना कोमा, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर। स्पाइरल में हम याद रखेंगे स्पाइरल, मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। ओके, अब बात आती है कि चलो अगर सिंगल है तब तक हम बोल सकते हैं फोकाई या फिर बेसिलर। बट यहाँ पे अगर 2 सेल कंबाइन हो गए तो याद रखना कि जैसे अगर एक सिंगल है तब तक हमने बोला उसको फोकाई, अगर 2 हुआ तो बोलेंगे डिप्लोकोकस, अगर 3 हुए तो ट्रिप्लो, 4 हुए तो टेट्राफोकस। इसके बाद अगर ऐसे चेन बन गई स्ट्रीट, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। ओके, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा आपको फोकस नहीं करना, मेन फोकस यहाँ पे रहेगा। बट अगर कई बार क्या होता है कि अगर क्लस्टरेशन के फॉर्म में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको हिंट मिल जाएगी। अगर चेन बनती है तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। बट अगर इसी टाइप का ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाता है, जैसे कि आपने ये बोला 4 यहाँ पे, ये 4 और यहाँ पे, और ये 3-4 यहाँ पे सेल्स है, इस टाइप का हो जाता है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं स्टेफाइलोकोकस। ओके, बट अगर कई बार क्या होता है कि सिर्फ एक सेल का स्ट्रक्चर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। क्यूब लाइक माने कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। मतलब क्या होगा कि इसके हर एक पॉइंट पे देखो तो एक एक अगर बैक्टीरिया का टाइप प्रेजेंट है, इट मींस दैट अ सार्सिना स्टेज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सार्सिना स्टेज। तो ये याद रखना है। तो मतलब क्या हुआ कि टोटल 4 टाइप, हर एक में ये कैटेगरी, जैसे हम लोगों ने अभी कोकाई के लिए बोला तो सेम टू सेम आप ऐसा डिस्कशन बेसिलाई के लिए बोल सकते हो। तो सिंगल है तो बेसिलाई, डिप्लोबैसिलाई, स्ट्रेप्टोबैसिलस, स्टेफाइलोबैसिलस, और यहाँ पे कॉमन वर्ड कौन सा रहेगा? तो सार्सिना रहेगा। तो इतना आइडिया क्लियर रहेगा आपके लिए, शेप की बात है। ओके, चलो उसके बाद आगे बढ़ते। तो नेक्स्ट शेप सेल का स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक का। चलो प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में जाते हैं। तो अगर आपको सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको मिलेगा क्या? तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर। अगर सेल वॉल की बात करें तो ऑलमोस्ट मोनेरा की कैटेगरी या विची की कैटेगरी या फिर पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा को नहीं कंसीडर करना, तो एक्सेप्ट फॉर माइकोप्लाज्मा। क्यों? क्योंकि माइकोप्लाज्मा में आपको ये एब्सेंट मिलने वाला है। चलो बात करते हैं अब आगे। तो सेल वॉल यहाँ पे स्ट्रक्चर किससे बनेगा? तो जनरल स्ट्रक्चर बोलते हैं तो पेप्टिडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर होगा। मतलब कि बैक्टीरिया की अगर पूछे कि सेल वॉल किससे बनने वाली है तो उस मटेरियल का नेम क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन। और वो बनता किससे है? तो 2 मटेरियल के नेम है NAG और NAM। मतलब क्या होता है? तो एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। नाम याद रखना है, तो वहां पे देखो लिख दो एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, और यहाँ पे क्या रहेगा? तो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ऐसे 2 स्ट्रक्चर का पॉलीमराइजेशन हो जाता है तो बनेगा क्या? पेप्टिडोग्लाइकन। और वही पेप्टिडोग्लाइकन उसके सेल वॉल का स्ट्रक्चर बनाता है। जैसा हम लोगों को नॉर्मली पता है कि अगर प्लांट की सेल वॉल हम बोलते हैं तो वहां पे वर्ड यूज करेंगे सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज माने क्या? प्लांट की सेल वॉल। अगर बैक्टीरिया की पूछे या फिर प्रोकैरियोटिक के लिए पूछे कि आउटर मोस्ट कवर सेल वॉल किससे बनने वाला है, तो वो वहां पे स्ट्रक्चर किसका आएगा? पेप्टिडोग्लाइकन। मटेरियल पूछे तो किसका? NAG और NAM, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। चलो उसके बाद बात करते हैं। तो सेकंड लेयर जो आपको मिलने वाला है वो रिजिड है बट फ्लेक्सिबल है। वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर के लिए हम लोग बोलते हैं ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर उसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलेंगे हम लोग। ओके, बट यहां पे याद रखना कि पूरे सेल को प्रोटेक्शन की
बात है या फिर शेप की बात है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सेल वॉल की है। मतलब कि हम एक और फंक्शन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कि सेल वॉल क्या करेगा, तो एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला है और मेंटेन द शेप। ओके, यहाँ तक की बात होगी, मतलब कि सेल वॉल तक की। यहाँ की बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, तो यहाँ बुक वालों ने एनसीईआरटी वालों ने पहले से ही क्लियर कर दिया कि प्रोकैरियोटिक का सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक जैसा होता है। बट यूकैरियोटिक का सेल मेम्ब्रेन हमने अभी तक सीखा है, वो बाद में आएगा। बट थोड़ा प्रिमिटिव डिस्कशन कर लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन होता है तो एसपीएम बोलेंगे, मतलब क्या, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी परमिएबल कैसे बनेगा, तो याद रखना कि इसके लिए आपको चाहिए क्या, तो बाइलेयर लिपिड प्लस प्रोटीन, एम्बेडेड प्रोटीन बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो बाइलेयर लिपिड की बात करते हैं तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, ये इस टाइप के आपको लिपिड मिलेंगे। पहले ये लेयर होगा, ये दूसरा लेयर है, इसमें हम लोग हेड और टेल का स्ट्रक्चर समझेंगे जब थियरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये आ गया आपका हेड, फिर आ गया ये दोनों आपके टेल, कौन सा एरिया है वो जब बाद में डिस्कस करेंगे। अभी देखो इसमें क्या हुआ कि ये बाइलेयर लिपिड का तो बन गया, अब इसी लेयर में प्रोटीन एम्बेड होता है। एम्बेड मतलब फंसा हुआ है इसमें, कहाँ पे, तो अगर यहाँ पे कोई प्रोटीन है आपका, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ओके, क्या बोलेंगे इसको, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। कुछ प्रोटीन होते हैं वो यहाँ तक ही होते हैं, मतलब कि एक साइड से स्टार्ट हुए बट मिड तक ही पहुंचे, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज एम्बेडेड प्रोटीन। या फिर इंट्रिंसिक का भी टाइप हम कंसीडर कर सकते हैं। और एक टाइप बता दूं प्रोटीन का कि जो दोनों लिपिड के लेयर को क्रॉस करके बाहर निकल, मतलब कोई भी मटेरियल यहाँ से निकल के यहाँ से बाहर आ सकता है, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। इसको आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। अब क्या होता है कि दोनों लेयर तो लिपिड के थे मोस्ट ऑफ, तो लिपिड होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से सिर्फ लिपिड सॉल्यूबल या हम लोग बोल सकते हैं तो फैट सॉल्यूबल ही मटेरियल पास हो सकता है। बट अगर वाटर सॉल्यूबल है तो वाटर सॉल्यूबल मटेरियल यहाँ पे पास नहीं हो सकता। तो वाटर सॉल्यूबल अगर मुझे मटेरियल को पास करना है तो अगर मैंने देखो यहाँ से पास किया तो वो यहाँ पे आगे स्टॉप हो जाएगा, अगर मैंने यहाँ से पास किया तो वो यहाँ तक आगे स्टॉप हो जाएगा। बट अगर समझो कि ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल यहाँ से एंटर हुआ तो यहाँ तक स्टॉप हुआ, अगर यहाँ से एंटर हुआ तो यहाँ तक, पर अगर इस लेयर को पूरा क्रॉस करना है तो उसको एक प्रोटीन से पास होना पड़ेगा, जो हमारे लिए वर्ड कौन सा था, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये उसके लिए आइडिया रहेगा। ओके, यहाँ तक का क्लियर। ओके, उसके बाद हमने पहले भी बोला है कि प्रो मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस, मतलब क्या हुआ कि इसमें न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है आपको वो वेल डिफाइंड मिलने वाला नहीं है, तो कुछ इस टाइप का क्लस्टरेशन सिचुएशन आपको मिलेगा और इसको हम लोग न्यूक्लियस नहीं बल्कि बोलेंगे क्या, तो न्यूक्लॉइड। क्या बोलने वाले हैं इसको, अब न्यूक्लियोइड। अच्छा, न्यूक्लियोइड की बात हो गई, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं था, हाँ क्रोमोसोम वगैरह प्रेजेंट है, मतलब क्या है यहाँ पे, तो जेनेटिक क्रोमोसोम प्रेजेंट। ओके, इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं तो आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा सेमी सॉलिड फॉर्मेट में या जेल फॉर्मेट बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं, तो हमने बोला है पहले भी कि प्रिमिटिव टाइप का अगर न्यूक्लियस है तो ऑलमोस्ट ऑर्गेनल यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, एब्सेंट। बट कुछ ऑर्गेनल की बात की थी कि जो दोनों बॉडीज में, मतलब कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक बोथ में प्रेजेंट था, तो वैसा स्ट्रक्चर हमारे लिए कौन था, तो वो आता है रिबोसोम, कि जो एक्सेप्शनली दोनों बॉडी में प्रेजेंट है, मतलब दोनों टाइप के सेल में प्रेजेंट है। कौन से तो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं रिबोसोम की, तो रिबोसोम की अप्रोक्सीमेटली साइज होती है 50 से लेके 20 नैनोमीटर तक। होता है क्या है कि रिबोसोम का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं सब यूनिट्स में। तो सब यूनिट में क्या होता है, तो अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक का जो रिबोसोम होता है वो टोटल होता है
70s टाइप का। बट ये 70s बनता किससे है? तो 30 और 50s से। ओके, अब यहाँ पे S माने क्या? जैसे आप फिजिक्स में यूनिट बनाते हो तो वैसे हमारे बायोलॉजी में भी रिबोसोम को मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है, अगर साइंटिस्ट की बात करो तो इसको बोलते हैं स्वेडबर्ग। ओके, बट अगर इसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में अगर यूनिट मेजर करना है तो आप उसको बोलेंगे क्या? तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो इस टाइप का कुछ क्राइटेरिया रहेगा। तो रिबोसोम के लिए स्पेशली याद रखना कि तो उसकी रिबोसोम की साइज कितनी रहेगी? 15 से लेकर 20 नैनोमीटर तक की। उसका जो सब यूनिट है, मतलब कि प्रोकैरियोटिक का रिबोसोम कितने का है? 70s का। तो उसके सब यूनिट क्या बनेंगे? तो 30 और 50s। एस माने क्या होगा? तो स्वेडबर्ग, या फिर दूसरा वर्ड हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे? तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो इतनी बात रहेगी। अच्छा, बाहर की बात करते हैं, मतलब कि न्यूक्लियोइड के बाहर की बात करते हैं, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म, कि जो हमारा मेन एरेना बोल सकते हैं या फिर मेटाबॉलिक एरेना बोल सकते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, फिर बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये हमारा फ्लेक्सिबल, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट टुवर्ड्स न्यूक्लियोइड ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोसोम्स। मतलब क्या हुआ कि प्रोकैरियोटिक में हम न्यूक्लियोइड बताते हैं, रिबोसोम बताते हैं, और ये थर्ड एक नया स्ट्रक्चर आएगा क्या? जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोसोम। मेसोसोम माने क्या है? जैसे हमने ओवरव्यू सेल में भी बोला कि हमारी बॉडी के लिए जो पावर हाउस ऑफ सेल है वो कौन होता है? तो ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया। तो जैसे हमारी बॉडी के लिए एटीपी प्रोवाइड करने का रोल माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारे यूकैरियोटिक सेल के लिए पावर हाउस का काम माइटोकॉन्ड्रिया है, तो सेम टू सेम प्रोकैरियोटिक के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड का या पावर हाउस का रोल है वो कौन प्रोवाइड करेगा? आपको मेसोसोम्स। याद रखना कि इट विल बी द ओरिजिनेट फ्रॉम द दिस एरिया इट मींस दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन एरिया। ओके, और उसके बाद और हो सकता है तो इसमें तो कुछ इंक्लूजन बॉडी होते हैं। अब इंक्लूजन बॉडी माने क्या होता है? तो यहाँ पे दिखा देता हूं, ये है हमारे इंक्लूजन बॉडी। जैसे हमारी बॉडी में अगर स्टोरिंग मटेरियल की बात करें, तो जैसे प्लांट में अगर फूड को स्टोर करना है तो वो स्टार्च में होता है। एनिमल मतलब कि यूकैरियोटिक की बात करें या ह्यूमन की बात करें, तो उसमें अगर आपको फूड स्टोरेज करना, जैसे हमने कुछ खाना खाया रोटी वगैरह, उसको डाइजेस्ट भी कर लिया, चलो डाइजेस्ट करने के बाद वो फूड सिंपल फॉर्मेट में ब्रेक भी हो चुका है, बट उसके बाद जो चाहिए वो तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, बट एक्सेस जो है सिंपलेस्ट फॉर्म उसको हमें स्टोर करना पड़ता है। वो हमारी बॉडी में किस फॉर्मेट में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। तो सेम टू सेम यहाँ में भी, मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी स्टोरिंग मटेरियल के लिए जो एरिया होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे स्टोरिंग पार्ट। ओके, तो यहाँ तक की बात होगी। ओके, एक डिस्कशन हमने अभी यहाँ पे की कि न्यूक्लियोइड में जो है उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक क्रोमोसोम प्रेजेंट। बट याद रखना बच्चों कि इस जेनेटिक मतलब कि न्यूक्लियोइड को छोड़ के साइटोप्लाज्म के एरिया में भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट है। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलेंगे क्या? तो प्लाज्मिड। मतलब क्या हुआ कि एक ही सेल के स्ट्रक्चर में दो टाइप के आपको क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर मिलेगा। अगर न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट है तो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वी हैव कॉल्ड इट जेनेटिकल क्रोमोसोम प्रेजेंट। बट इफ द एक्सेस्ड न्यूक्लियोइड क्रोमोसोम प्रेजेंट है so it will be considered as the extra chromosomal circular DNA, so it will be considered as the plasmid। याद रखना प्लाज्मिड अभी तक सिर्फ सेल की जो हम लोग बोल सकते हैं फिजियोलॉजी या फिनोटाइपिक कैरेक्टर के लिए डिसाइड करने के लिए रोल है, बट जब बायोटेक स्टडी करेंगे 12th में तब वहां पे रोल आएगा कि प्लाज्मिड आल्सो वर्क एज अ वेक्टर फॉर ट्रांसफर ऑफ डीएनए। वो जब 12th में आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ क्या याद रखना है कि ये जो प्लाज्मिड है उसका रोल क्या रहेगा? तो सिर्फ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और सेल के फिनोटाइपिक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए। तो इतना आइडिया रहेगा, ये हमारे लिए हो गया। ओके, फिर कुछ
बुक वालों ने एग्जांपल दिए, साइज के हिसाब से बात कर रहे तो वो एग्जांपल यहाँ पे दिए से लेते हैं। पहली बात हमारी की थी कि टिपिकल बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, तो बैक्टीरिया की ऑलमोस्ट साइज हमें कंसीडर करनी है क्या, तो नॉर्मल बैक्टीरिया के लिए हम लोग बोलेंगे 1 to 2 माइक्रोमीटर। थोड़ा एक्सेप्शनल केस है एनसीईआरटी में कि आगे भी दिए हुए लोग बोल रहे हैं कि 3 to 5 माइक्रोमीटर हो सकता है, और यहाँ पे सेकंड पेज में आप जाते हो तो डायग्राम पास में जो दिया है कि द टिपिकल बैक्टीरिया साइज इज 1 to 2 माइक्रो। फिर हमने बात की थी पीपीएलओ, तो अगर पीपीएलओ की में साइज होता हो तो वो होता है 0.1 माइक्रो। ओके, फिर आता है वायरस, तो उसकी होती है 0.02 से लेके 0.2 माइक्रो, इतना साइज उसका रहेगा। मतलब क्या हुआ कि आगे भी हमने बोला था कि लॉन्गेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, वो सब डिस्कशन हो चुका है, बट अभी इस प्रोकैरियोटिक के टॉपिक के हिसाब से आपको ये तीन साइज याद रखने कि बैक्टीरिया की कितनी होती है 1 to 2 माइक्रो, पीपीएलओ की होती है 0.1 माइक्रोमीटर, और वायरस की होती है 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर तक की। तो इतनी डिस्कशन इसमें रहेगी। और एक टॉपिक की बात करते हैं हम लोग रिबोसोम के लिए स्पेशली। अच्छा, रिबोसोम को जनरली दोनों सेल में पाया जाता है, तो रिबोसोम इज वर्क एज अ प्रोटीन फैक्टर। रिबोसोम क्या करेगा यहाँ पे, प्रोटीन फैक्टर। बट प्रोटीन कब बनेगा, जब अपना डीएनए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो बात करते हैं तो डीएनए इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करेगा, तो हमारा डीएनए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको, तो एमआरएनए। फिर एमआरएनए किसके पास जाएगा, तो रिबोसोम के पास, और जैसे ही रिबोसोम के पास जाता है तो वहां से सिंथेसिस होते हैं एमिनो एसिड्स, और वही एमिनो एसिड कंबाइन होने के बाद बनते क्या है, तो कि प्रोटीन। मतलब क्या हुआ, एक सीक्वेंस बना, पहले इंफॉर्मेशन डीएनए में से किसने कॉपी की, एमआरएनए। एमआरएनए की इंफॉर्मेशन ने कॉपी किसने की, रिबोसोम। तो तब रिबोसोम ने क्या बनाया, एमिनो एसिड, और उसी एमिनो एसिड का जब पॉलीमराइजेशन होता है तो क्या बनेगा, प्रोटीन। तो एक वर्ड नया क्या है रखना है कि अगर आपके एक सिंगल एमआरएनए, चलो एमआरएनए कितना है, सिंगल, बट उस एमआरएनए पे अगर मोर देन 1 रिबोसोम प्रेजेंट है, जैसे समझ लो कि ये एक रिबोसोम प्रेजेंट है, ये दूसरा रिबोसोम प्रेजेंट है, ये तीसरा है, और यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी, तो ऐसे अगर रिबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो अब उसको हम बोलेंगे क्या, पॉली रिबोसोम्स, या फिर बोल सकते हैं पॉलीसोम्स। ओके, स्पेशली फॉर नीट याद रखना है कि हर साल कोई ना कोई एक क्वेश्चन ट्विस्ट करके इसका अभी तक आ चुका है कि यार या तो फिर पॉली रिबोसोम पूछा, या तो फिर पॉलीसोम पूछे, या तो फिर इसकी डिफाइन के रिलेटेड एमसीक्यू पूछा है। मतलब क्या कि मोर देन वन रिबोसोम आर प्रेजेंट ऑन सिंगल एमआरएनए, सो व्हाट विल बी कॉल्ड, तो पॉलीसोम, या फिर पॉलीसोम क्या है, या फिर पॉली रिबोसोम्स क्या है, तो उन सब का मीनिंग है कि बट ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए याद रखना है। ओके, तो यहाँ तक की डिस्कशन इसमें हो जाएगी। ओके, क्लियर है यहाँ तक का। और अच्छा, बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज और रिबोसोम्स की कि दोनों है नॉट बाउंडेड विद एनी मेम्ब्रेन। और यहाँ पे भी बोलेंगे नॉट बाउंडेड विद एनी मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पहले भी क्लियर किया है कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो वहां पे प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव माने कि कोई मेम्ब्रेन होगा नहीं, तो जैसे न्यूक्लियर को मेम्ब्रेन नहीं है तो यहाँ पे ये इंक्लूजन बॉडीज को भी मेम्ब्रेन नहीं है, या फिर रिबोसोम्स को भी मेम्ब्रेन होते नहीं। तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर इसमें आएगा। वीडियो क्लियर है यहाँ तक का। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है अभी क्या, प्रोकैरियोटिक सेल। अभी नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं, थोड़ी इंट्रोडक्शन भी। तो यहाँ मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल एनवेलप। सेल एनवेलप मतलब क्या कि किसी भी सेल, इधर वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक, तो उनका जो आउटर कवरिंग होता है। अब आउटर कवरिंग यहाँ पे बात करें तो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल वॉल। वहां पे हम इन दोनों की तो डिस्कशन करेंगे, पर इसके साथ एक और भी लेयर ऐड करेंगे, और कि आउटर एरिया में इनके सिवा और क्या हो सकता है, तो वो भी हम डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, तो आज के लिए सिर्फ हम डिस्कस कर क्या फिनिश किया, तो प्रोकैरियोटिक सेल या प्रिमिटिव सेल कि जिसकी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन, मतलब कि सेल का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ऑर्गेनल के फंक्शन क्या हो सकते हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पे हो चुका है डिस्कशन। ओके, सो थैंक यू।